जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा ये है, पहला प्रश्न दोस्तों ये है, कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को हमें पहचानना है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दिया है दोस्तों, 2 PbO सॉलिड प्लस कार्बन इधर आता है इज इक्वल टू होता है 2 Pb प्लस CO2। यहाँ पर दोस्तों इस केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हम कुछ नियम समझ लेते हैं इसका। देखिए, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण का उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जब PbO और कार्बन का जब रिएक्शन होता है तो Pb अलग हो जा रहा है। Pb जब अलग हो रहा है मतलब Pb का अपचयन हो रहा है, सीसा का अपचयन हो रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जा रहा है दोस्तों, सीसा का अपचयन हो रहा है। सीसा के साथ जो जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पर सीसा के साथ जो भी जुड़ा है ऑक्सीजन, इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर जब कार्बन अलग है तो इसका सदा उपचयन ही होगा दोस्तों, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब जब दोस्तों ये Pb अलग हो रहा है, Pb अलग हो रहा है, ये तो हमने देख लिया, सीसा का अपचयन हो रहा है। दोस्तों हम देख रहे हैं ये कार्बन रह गया, कार्बन का सदा क्या हो गया, उपचयन होगा, और कार्बन के साथ जो मिलेगा इधर वो उसका भी क्या हो गया, उपचयन ही होगा दोस्तों, उपचयन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी उपचयन ही होगा। यहाँ पर याद रखना, CO2 का भी उपचयन होगा। अब बचा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया। चौथा जो स्टेटमेंट है, लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए दोस्तों, लेड का हमने देखा अपचयन, ऑक्सीजन का भी अपचयन, इसके साथ ये पूरे कंपाउंड का क्या होगा, अपचयन होगा। तो चौथा भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, सभी सही है, सभी सही। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फोड़ के आना है दोस्तों। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, और 10वीं का मैट्रिक बिहार बोर्ड का परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को देख करके ही जाना है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe दिया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों, ये पूछा है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि आयरन जो है एटॉमिक नंबर 26 है और एल्युमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो है फेरम की जगह ले रहा है, और एल्युमिनियम फेरम की जगह ले करके Al2O3 का निर्माण कर रहा है, Al2O3 का निर्माण कर रहा है दोस्तों, और फेरम को बाहर निकाल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरम। एल्युमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है दोस्तों। तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों कि ये विस्थापन की प्रक्रिया हो रहा है, एल्युमिनियम फेरम की जगह ले रहा है और फेरम जो है एल्युमिनियम की जगह ले रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर और ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया था संयोजन, गलत। द्विविस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये सिंगल है एल्युमिनियम। वियोजन अभिक्रिया गलत, तो इसका राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। दिमाग में छाप लेना है दोस्तों, बिल्कुल छाप लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों, सभी का फायदा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों अगला प्रश्न ये है
प्रश्न है लौह पूर्ण पर, लौह चूर्ण ही है ये दोस्तों, चूर्ण है ये। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। दोस्तों देखिए, अगर लौह चूर्ण फेरम को हम लेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे दोस्तों, तो FeCl2 बनेगा, FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, याद रखना। तो हमारे को क्या चाहिए दोस्तों? हमें क्या चाहिए? हमें FeCl2 चाहिए, आयरन क्लोराइड चाहिए हमें, और हाइड्रोजन गैस चाहिए। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में कहाँ पर है। पहला ही ऑप्शन जो है दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है और लोहा क्लोराइड बन रहा है। लोहा क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब हम फेरम और HCl का रिएक्शन करेंगे तो FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। पहला ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड, गलत, कहीं नहीं बन रहा है। देखिए कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया हो रहा है, आप देखिए अभिक्रिया हो रहा है। चौथा ऑप्शन जो है आयरन लवण एवं जल बनता है, जल तो बन ही नहीं रहा है दोस्तों, जल का समीकरण H2O होता है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, चौथा भी गलत। तो इसका राइट आंसर केवल और केवल A हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है स्क्रीन पर है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चौथा प्रश्न है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों। चौथा प्रश्न ये है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंधों क्या होगा? पीएच का मान पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में। पीएच का मान, पीएच का फुल फॉर्म होता है पीरियड्स ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी हम कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम कुछ नियम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि एसिड नीला को लाल बनाता है और बेस जो है लाल को नीला बनाता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए होता क्या है, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, लाल लिटमस को नीला बनाना है। लाल लिटमस को नीला कौन बनाएगा? बेस बनाएगा, क्षार बनाएगा। अब इन ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 5 है और चौथा में 10 है। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला तो एसिड है, देखिए 7 से अगर पीएच अधिक है, 7 से अधिक पीएच है तो बेस है, बेस है। 7 से कम पीएच है, कम, तो क्या है? एसिड है, और 7 न्यूट्रल है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये एक जो है 7 से कम है, एसिड है, ये गलत हो गया। 4 भी 7 से कम है, एसिड है, गलत हो गया। 5 7 से कम है, एसिड है, गलत हो गया। हमें तो बेस चाहिए दोस्तों, हमें बेस चाहिए। चौथा ऑप्शन 7 से अधिक है पीएच मान, और ये 10 है, और यही प्रश्न का आंसर है, ये बेस है। यही क्या करेगा यहाँ पर, लाल लिटमस को नीला बनाएगा। याद रखना दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न दोस्तों ये है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों अगर जब अंडे की कवच की बात करता है, जो सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद वही है दोस्तों, बाहर वाला कवर। तो ये सफ़ेद क्या होता है दोस्तों, ये CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। और यहाँ पर साफ लिखा है दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है कि उसको जो है, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे पहले में NaCl है, HCl है, AlCl है, KCl है। दोस्तों जब ये CaCO3 का HCl के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये CaCl2 बनता है, CO2 बनता है और H2O वाटर निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें दोस्तों देखना है कि ये HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तभी CO2 गैस निकलता है। आज CO2 के बारे में हम पढ़े हैं दोस्तों, दूधिया रंग कन्वर्ट करता है CO के साथ रिएक्शन करके दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
HCl, NaCl कोई मतलब नहीं, LiCl कोई मतलब नहीं, KCl कोई मतलब नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब ये CO2 बनेगा, यही तो दूधिया बनाता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? चूने के पानी को दूधिया बनाना है। चूने का पानी क्या होता है दोस्तों? चूने का पानी CaO होता है दोस्तों। यहाँ पर जो है H2O भी यहाँ पर बन गया और CO2, यहाँ पर CO2 गैस भी निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर HCl है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए सर दोस्तों और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है दोस्तों, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? दोस्तों यहाँ पर NaOH और HCl का जब रिएक्शन होता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों, याद रखना न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4A में है 4 ml, B में 8 ml, C में 12 ml और D में 16 ml। देखिए 10 ml होता है तो HCl का 8 ml होता है। यहाँ पर 20 ml जब होगा NaOH का तो उसी के अनुपात में ना लगेगा दोस्तों, तो HCl का 16 अनुपात हो जाएगा। दोस्तों उदासीन विलयन को बनाने के लिए, उदासीन विलयन को बनाने के लिए दोनों का अनुपात सेम चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अनुपात सेम चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 16 हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 16। यहाँ पर अनुपात आप देख सकते हैं दोस्तों 10/8 बराबर अगर हम अनुपात में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20/16 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 और ये 4, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये 5 से 4 से कट गया, 4 5 20, अच्छा चौका 16, 5/4 5/4 का अनुपात आ रहा है। तो दोनों का अगर हम समान अनुपात लेंगे तभी जो है ये विलयन सही रहेगा, उदासीन रहेगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ये बहुत ही क्रीम क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको इन क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में A में है एंटीबायोटिक, B में है एनाल्जेसिक और C में एंटीसिड और D में जो है एंटीसेप्टिक है। दोस्तों एंटीबायोटिक को हम हिंदी में प्रतिजैविकी कहते हैं, ये इन्फेक्शन कम करने के लिए यूज होता है, इन्फेक्शंस कम करने के लिए यूज होता है। एनाल्जेसिक जो है ये पीड़ाहारी इसको कहते हैं, दर्द निवारक के रूप में एनाल्जेसिक का प्रयोग होता है, दर्द निवारक के रूप में। जो डी ऑप्शन है दोस्तों एंटीसेप्टिक जो है ये घाव चोट रोगग्रस्त त्वचा पर लगाया जाता है दोस्तों, ये एंटीसेप्टिक। अब दोस्तों हमारा तो क्वेश्चन अपच के उपचार के लिए है दोस्तों, तो तीनों तो ऑप्शन गलत हो गया, एक ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बच जाता है और ऑप्शन C है एंटीसिड। एंटीसिड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आप सिंपल तरीके से भी इसको लगा सकते थे। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी के प्रयोग होता है, एंटीबायोटिक जो है इन्फेक्शन के लिए, एंटीसेप्टिक जो है ये घाव चोट के लिए होता है, एंटीसिड ये अपच के उपचार में प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ये युगल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन है NaCl विलयन एवं कॉपर। यहाँ पर देखिए दोस्तों सोडियम जो है Na का 11 एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों सोडियम का, और यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा? कॉपर का 29 होगा। तो सीधा बात है एल्युमिनियम, सॉरी दोस्तों ये कॉपर तो सोडियम को कभी विस्थापित नहीं करेगा, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है
Mg Cl2 विलियन m एल्यूमिनियम। Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? 12 होता है और अल्युमिनियम का 13 होता है। तो अल्युमिनियम Mg को विस्थापित नहीं कर सकता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों ApSO4 विलियन एवं सिल्वर धातु। सिल्वर का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 47, जबकि Fe का 26 होता है। तो सिल्वर विस्थापित नहीं कर सकता है Fe को दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन हमारा बच जाता है दोस्तों AgNO3 विलियन एवं कॉपर। देखिए कॉपर का जो एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है ये 29 होता है और Ag का 47 होता है। मैंने दोस्तों शुरू में ही बताया था एक प्रश्न में, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? Ag से। इसीलिए कॉपर क्या करेगा दोस्तों? Ag को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है, राइट आंसर है इसका AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु। 9 नंबर का प्रश्न दोस्तों है, 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देखिएगा। ऐसे और भी वीडियो साइंस के बनाऊंगा दोस्तों। ये 4 जो फर्स्ट साइंस के जो पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं, उससे बेस क्वेश्चंस हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ऑप्शन है ग्रीज लगाकर। दोस्तों बताइए, फ्राइंग पैन जो होता है बर्तन होता है, बर्तन कढ़ाई हम कह सकते हैं, कढ़ाई हम कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए ग्रीस लगाकर। ग्रीस तो बहुत पतला होता है दोस्तों, आप देखते हैं अगर ग्रीस लगाएंगे तो क्या खाना किस में खाएंगे? गलत हो गया। पेंट लगा नहीं सकते, पेंट तो तुरंत गर्म होकर के पिघल जाएगा। यहाँ पर ऊपर के सभी, तो ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों चौथा ऑप्शन ऊपर के सभी, पहला और दूसरा गलत है, तो चौथा कैसे सही होगा? ये भी गलत हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, जिंक की परत चढ़ाया जाता है दोस्तों। जिंक की परत चढ़ा करके जो है ये लोहे के फ्राइंग पैन पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है, ताकि कोरोजन भी ना लगे और खाना बढ़िया पके। कोरोजन याद रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार आया है। सिंपल है लेकिन बहुत बार आया है। जिंक की परत चढ़ाया जाता है दोस्तों, जिंक की परत, याद रखना, याद रखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने ये रिएक्शन लिखा है, जब कैल्शियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो CaO बनता है, और ये CaO पानी में घुलनशील होता है दोस्तों, पानी में घुलनशील होता है। यहाँ पर यही पूछा है कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हमने ले लिया दोस्तों, एक ही हमें यहाँ पर लेना था, और ये जब कैल्शियम के साथ प्रक्रिया करेगा तभी ये होगा। CaO मात्र पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों। कार्बन का कोई मतलब नहीं है, सिलिकॉन आप देखते हैं, लोहा, इसका भी कोई मतलब नहीं, ये सब घुलने वाले नहीं हैं। कैल्शियम घुलेगा और कैल्शियम घुल करके CaO बनाएगा, और ये CaO पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। आज का क्लास दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न है दोस्तों, फूड पदार्थ के डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। टीन का लेप होता है, क्यों होता है ऐसा? ये कारण पूछ रहा है दोस्तों। पहला है, देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जिंक का अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, जबकि टीन का एटॉमिक नंबर होता है 33। याद रखना 33, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो टीन क्या है दोस्तों? टीन जो है कम रिएक्टिव है, किससे? जिंक से, जिंक से कम रिएक्टिव है। यहाँ पर देखिए इसीलिए दोस्तों टीन जो है कम रिएक्टिव है, तो भोजन
खाद्य पदार्थ वाला जो होता है बर्तन, जो भी हो, डिब्बा हो, उसमें रिएक्शंस कम हो, भोजन के साथ उस स्पेशल मेटल का रिएक्शंस कम हो, इसी के लिए टीन का प्रयोग किया जाता है जो दोस्तों, क्योंकि जिंक रिएक्टिव है ज़्यादा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, महंगा से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें गलत हो गया। टीन की अपेक्षा जिंक की गलनांक अधिक है, कोई मतलब नहीं गलनांक से दोस्तों हमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, यही राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन का। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों? जिंक की एटॉमिक नंबर जो है ये 30 है और जबकि टीन का 33 है। तो यही राइट आंसर होगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, कोई मतलब नहीं, गलत है, ये तो पूरी तरह से गलत है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना सी होगा। छाप के जाना है और एग्जाम को फोड़ करके आना है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। अगला प्रश्न दोस्तों है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। हम लोग जानते हैं दोस्तों इथेन क्या है, ये अल्केन ग्रुप है। अल्केन, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब अल्केन ग्रुप में आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है C2H6 जो ये इथेन है, इसमें कितना सहसंयोजक आबंध बंध है, ये पूछ रहा है दोस्तों, कितना सहसंयोजक आबंध बंध है। चलिए दोस्तों आपके सामने हम गिन के देखते हैं कि इसमें कितना आबंध बंध होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब हम सहसंयोजन बंध गिन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में एक हो गया बंध दोस्तों। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 7 हो जाएगा दोस्तों। याद रखना 6 नहीं होगा दोस्तों, 6 गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक संयोजक बंध है, तो ये 7 होगा। 8 तो गलत है ही नहीं, हम लोग अभी गिन के देखे हैं। 9 भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? केवल और केवल 7 बंध होगा इसमें दोस्तों, याद रखना 7 बंध, 7 सहसंयोजक बंध होगा दोस्तों। हमने अभी गिन करके आपको बताया है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न अगला है 13 नंबर दोस्तों। प्रश्न दोस्तों ये है 13 नंबर, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्मिक समूह, यहाँ पर पेंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप ही पूछ रहा है दोस्तों, ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये प्रश्न दोस्तों है यहाँ पर। गिनते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ब्यूटेनॉन को अगर हम देखेंगे तो इसका सूत्र होता है C4H8O होता है। इसमें 4 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों। हम गिन करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कार्बन के साथ ये लग गया, ये लग गया दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दोस्तों। हमने बताया दोस्तों ब्यूटेनॉन का सूत्र C4H8O होता है। इसमें 4 कार्बन है दोस्तों। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया दोस्तों। 8 हाइड्रोजन एटम है, गिन सकते हैं दोस्तों। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और ये 8 हाइड्रोजन। ये जो है ना दोस्तों, ये कीटोन ग्रुप है, ये 1 ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन का लगता है दोस्तों, और ये कीटोन ग्रुप कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगता है, यही फंक्शनल ग्रुप इसका बनता है दोस्तों। कीटोन, कीटोन बनेगा, इसको कीटोन कहते हैं दोस्तों। इसका अनुलग्नक 1 कहते हैं। देखिए लास्ट में जो 3 अल्फ़ाबेट जो आते हैं दोस्तों, वही इसका अनुलग्नक बन जाता है, तो इसका अनुलग्नक 1 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीटोन, कीटोन राइट आंसर होगा दोस्तों। अभी हमने देखा है इसको,
पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल गलत है, अल्डिहाइड गलत है, चौथा अल्कोहल भी गलत है। कीटोन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसका राइट आंसर कीटोन होगा, याद रखिएगा कीटोन। अभी हमने आपको बना करके फॉर्मूला इसका दिखाया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि सभी का फायदा हो। दोस्तों आज का क्लास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और प्रश्न नंबर 14 है। 14 प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। देखिए काला बर्तन का तली क्यों होता है दोस्तों। देखिए सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन। आप लोग खाना बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए में है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, भोजन भीतर है, पकने से कोई मतलब नहीं है तली का काला होना। बी में है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है यही इसका राइट आंसर होगा। अगर ईंधन पूरी तरह से जल जाता तो काला क्यों होगा। काला इसलिए होता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। यहाँ आद्र का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ईंधन पूरी तरह अगर जल जाता तो काला नहीं होता। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई चीज़ जलता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO का निर्माण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों याद रखना, और यही यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है दोस्तों। जब ये जो है ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तभी जो है बर्तन की तली काली पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, हो जाएगा दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, बी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।